हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हेलो एस्पिरेंट्स, हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 9 पे हैं हम, जो है हमारी क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट मिलता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताती चलूँगी, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। तो जैसे किसी के बारे में हम बताते हैं कुछ, तो अगर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना पता है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ, बेसिक बता सकते हैं कि लैंग्वेज से कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। तो इस तरह से हम हर क्षेत्र को, जो भी क्षेत्र है, उनको हर अलग अलग किस्म के जैसे चित्रकला से जोड़ सकते हैं, या किसी अलग अलग फील्ड से, अलग अलग चीज़ों से, जैसे भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, ऐसे ही। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ बदली हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी सीमाएं हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। इस तरह से जो संस्कृतियां हैं वो भी बदलती हैं। कभी कहीं पे दो संस्कृतियों का, तीन संस्कृतियों का मेल होता है, वहाँ एक नई संस्कृति ही बन जाती है। तो इस तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत पहले से कोई चीज़ चली आ रही है और वो बहुत आगे तक चलती जाएगी, नहीं। समय के साथ उसमें बदलाव आता रहता है। हो सकता है कि जब कोई परंपरा शुरू हुई हो, शुरुआत जब हुई हो उस परंपरा की, और आज के समय में वो परंपरा एक बदले हुए रूप में मिलेगी, क्योंकि हर समय के अंतराल पे कुछ किसी न किसी कारण से बदलाव आते आते वो एकदम परिष्कृत हो जाता है, बिल्कुल नई परंपरा जैसा हो जाता है। होता वही है जो पहले शुरू हुआ था, पर समय के साथ वो बदलते बदलते बहुत हद तक बदल जाता है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे लोग आते जाते रहते हैं, प्रस्थान करते हैं, प्रवास करते हैं। तो एक संस्कृति का कोई, मतलब एक संस्कृति के लोग हैं, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वहाँ की संस्कृति को भी अडॉप्ट करते हैं, और इनकी संस्कृति को वहाँ के स्थानीय लोग भी अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से संस्कृति हुई या परंपरा हुआ, हर चीज़ का आदान प्रदान होता रहता है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। अब हम धीरे धीरे एक एक करके देख लेते हैं कि चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो यहाँ पे चेर और मलयालम भाषा के विकास के बारे में हम देख लेते हैं। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। तो अब हम चेर और मलयालम भाषा के बारे में देखते हैं। महोदयपुरम का एक चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। तो हम महोदयपुरम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चेर राज्य का है, जो चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में भाग में है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि प्रायद्वीप क्या है। तो जो स्थल का टुकड़ा 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि जो हमारा साउथ इंडिया का एरिया है वो 3 तरह से जल से घिरा हुआ है।
इधर हमारा अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर और इधर ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो इसके 3 तरफ जल है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपी भारत। अब बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि प्रायद्वीपी भारत हम कहते हैं तो किस किस लिए कहते हैं उसे। तो ये होता है प्रायद्वीपी भारत। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो महोदयपुरम जो चेर राज्य का एक हिस्सा था, भाग था, वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती थी और लिपि जो प्रयोग में आती थी मलयालम की। तो ये जो भाषा और लिपि है वो मतलब किसी क्षेत्रीय भाषा के सरकारी अभिलेखों में कोई क्षेत्रीय भाषा अगर अपनी जगह बना पाई है सर्वप्रथम तो यही भाषा थी। ये आप देख सकते हैं कि मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है मंदिर, रंगमंच और भी बहुत सारी परंपराएं थी ऐसी जो युग युगांतर से थी, जिन्हें खोजा गया सॉरी वो संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। तो लीला तिलकम क्या है? एक ग्रंथ है जो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी न कभी पूछा जा सकता है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? हीरा और मूंगा। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ये चीज़ पढ़ के मणि प्रवालम से, तो यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत सारी हो सकती है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। तो देखते हैं यहाँ पे ये इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये इमेज दिखाया जा रहा है, ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की छोटी मूर्तियाँ हैं, मतलब लघु मूर्तियाँ हैं। तालपत्र की पांडुलिपि, तो ये तालपत्र की पांडुलिपि पे बनाया गया है उड़ीसा में जो है। और ये आप देख सकते हैं इधर कुछ लिखावट जैसी है, और ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, उनकी लघु मूर्तियाँ हैं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो बहुत फेमस है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी का शाब्दिक अर्थ है विष्णु भगवान, जो दुनिया का मालिक हैं, विष्णु भगवान का पर्यायवाची है ये नाम। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो जगन्नाथ जी जो है स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी, लोगों ने इन्हें पूजना शुरू किया, तो ये एक स्थानीय देवता माने जाते थे। जिस जगह पे यहाँ इनकी मतलब जिस जगह पे ये थे वहीं पे इनकी पूजा होती थी, तो इसलिए इनको स्थानीय मानी जाती थी। पर धीरे धीरे आगे चल के ये पूरे विश्व में विख्यात हो गए। वो भी ऐसे हो गए कि उनको जगन्नाथ जी को विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतरवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो 12वीं शताब्दी जब आई, तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के जो राजा थे अंतरवर्मन,
उन्होंने जगन्नाथ जी की मंदिर बनवाने के लिए बारे में सोचा, डिसीजन लिया। और उसके बाद 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। तो जगन्नाथ मंदिर को ही समर्पित कर दिया और खुद को जो है उनका प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का ये पुरी जगन्नाथ मंदिर है। आप इमेज में देख सकते हैं, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। तो हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे बताया था कि जो प्राचीन समय में मंदिर बनाए जाते थे वो सिर्फ हमारी धार्मिक प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते थे, वो हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरह से हमको दर्शाते थे। जिस क्षेत्र में जितना बड़ा मंदिर, वहाँ के राजा को उतना ज़्यादा सशक्त और बलशाली माना जाता था। तो इसलिए अपनी सत्ता को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने बल को, हर चीज़ को प्रदर्शित करते थे वो लोग मंदिर बनवाकर। मंदिर के द्वारा, उसकी ऊंचाई के द्वारा, उसके मतलब जो भी उसका क्षेत्र था, तो वो कई मामले में होता था। वहाँ से आर्थिक फ़ायदे भी होते थे, सामाजिक भी। तो इस तरह से मंदिर प्राचीन समय में जब हमने पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुग़ल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उन्हें पता होता था। आपने सुना होगा कि पहले बहुत से लोग आए हमारे यहाँ, मंदिरों को तोड़ फोड़ करते थे, लूट लेते थे, क्योंकि मंदिरों में इतना चढ़ावा आता था। आज भी आता है, कुछ अलग नहीं है। तो मंदिरों में बहुत धन होता था, इसलिए अक्सर जब भी कोई आक्रमण होता था तो वो लोग मंदिर को भी तहस नहस करते थे और उसको लूटने की पूरी कोशिश करते थे कि इसे पूरी लूट लिया जाए। तो इसकी कोशिश सभी ने की, चाहे वो मुग़ल हो रहे हों, मराठा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो कितना उत्पात मचाई हमारे यहाँ। अंग्रेज़ों ने आके क्या कुछ नहीं किया। किसी से छिपा नहीं है, तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट को पता है, और जो नहीं भी करते उन्हें भी पता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग को पता होगी। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो ऐसी उनकी मान्यता थी। वो ऐसा सोचते थे कि अगर हम मंदिर पे नियंत्रण ले लिए, हमारा नियंत्रण अगर मंदिर पे हो गया, तो यहाँ की जो स्थानीय जनता है, जो यहाँ की जनता है, वो हमें वैसे ही स्वीकार कर लेगी। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। तो आज का राजस्थान जहाँ पे है, वहाँ पे जो ब्रिटिश लोग रहते थे उसको राजपूताना लोग कहते थे 19वीं शताब्दी में। इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। मतलब कि ये बात आंशिक रूप से सत्य है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिर्फ राजपूत ही रहते थे स्पेशली, बस ऐसा नहीं है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी एक सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ राजपूत तो नहीं है, राजपूत के अलावा और भी लोग हैं। पर हाँ, जो राजपूत हैं उन्होंने वहाँ राजस्थान में एक विशिष्ट पहचान दी है, एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। तो आज से बहुत समय पहले 8वीं शताब्दी से आज जो है, वहाँ पे बहुत सारे राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई।
आप सबने पृथ्वीराज चौहान की कहानी तो सुनी ही होगी कि पृथ्वीराज चौहान क्या थे। तो उन पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर मूवी भी बनी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने कितनी बहादुरी से सामना किया था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी को उन्होंने कितनी बार हराया था, पर आखिरी में मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना ही लिया। जो उनके एक मित्र थे, उनके सखा थे, उनके साथ रहते थे, उनके दरबारी भी थे वो। उनकी सहायता से ऐसा माना जाता है कि उनकी सहायता से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था, उन्हीं के यहाँ जाकर, जब वो बंदी बनाए गए थे तभी। एक कहावत कही जाती है, एक कविता है, छोटी सी पंक्ति है, जिसमें उनके मित्र ने, मुझे उनके मित्र का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने एक पंक्ति कही थी जिसके आधार पर उन्होंने शब्दभेदी बाढ़ चलाकर मोहम्मद गौरी को मारा था। पृथ्वीराज चौहान जी शब्दभेदी बाढ़ चलाना भी जानते थे। उन्होंने बताया था, वो जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बनाया तो उनकी आंखें निकाल दी थी, उनकी आंखें फोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो देख नहीं सकते थे। तो आप सोचिए कि अगर इंसान देख नहीं सकता तो किसी को कैसे मारेगा। तो उनके मित्र ने उनको मदद की थी। मोहम्मद गौरी उनकी परीक्षा ले रहे थे कि आप इनके बारे में शब्दभेदी बाढ़ चलाना जानते भी हैं कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। तो उनके मित्र ने उनकी सहायता की और पंक्ति कही थी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। तो ये पंक्ति सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने अंदाज़ा लगाया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर है और कहाँ पर है। इस तरह से शब्दभेदी बाढ़ चलाकर उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा था, ऐसा माना जाता है। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों एवं में सुरक्षित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सूरवीर थे, उनकी जो कहानियाँ हैं वो काव्य और गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। तो बहुत से लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा भाटों के बारे में। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। तो उनकी स्मृति को इस तरह से जीवित रखा जाता था, उन्हें गाया जाता था, जन जन तक पहुंचाया जाता था, और ऐसा माना जाता था, ऐसा लोग सोचते थे कि बाकी लोग भी उनके बारे में ऐसा सोचें, उनसे प्रेरित हो, उनको प्रोत्साहित करें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। तो इन कहानियों में अक्सर क्या होता था, इनको नाटकीय रूप दिया जाता था, इनका नाटकीकरण किया जाता था, इनको दिखाया जाता था लोगों को। और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, इन सारी चीज़ों का इसमें मतलब चित्रण होता था, दिखाया जाता था, इन सारे किरदारों को निभाया जाता था इसमें। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या इन कहानियों में स्त्रियों को स्थान मिलता था? तो हाँ, मिलता था। आपने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जहाँ स्त्रियों की वजह से युद्ध हुए हैं। तो कारण के रूप में यहाँ बताया जा रहा है कि झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, या तो स्त्रियों को जीतने के लिए या तो स्त्रियों की रक्षा के लिए वो आपस में लड़ते रहते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। सती प्रथा के बारे में आप सभी ने जाना होगा, आप सबको पता होगा कि सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा को बंद भी कराया अंग्रेज़ों ने। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ आके बहुत कुछ बुरा किया, बहुत बुरा किया, पर हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो सराहनीय हैं, जिनकी हम तारीफ़ कर सकते हैं, जो अच्छा किया उन्होंने। उनमें से एक है सती प्रथा को बंद करवाना। वो अलग बात है कि इन्होंने जो भी किया यहाँ पे आके, वो अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए किया,
खुद को अच्छा दिखाने के लिए किया, ताकि उनकी सत्ता यहाँ स्थापित रह सके, वो हमें लूट सके। और पर कोई बात नहीं, उन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी हुई, जैसे सती प्रथा को बंद कर दिया उन्होंने। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी इंसान का, जैसे कभी खाना बनाते हुए या कोई काम करते हुए अगर आपका हाथ जल जाए थोड़ा सा, तो आप फील करेंगे कि आपको कितना दर्द होता है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी औरत को उसकी पति की मृत्यु के बाद उसी के साथ चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा इतनी खराब प्रथा थी कि जिसके लिए शब्द नहीं है। उस महिला को नशीली चीज़ें दी जाती थी जिससे वो नशे में हो, और उसे चिता पे बिठाया जाता था, आग लगाई जाती थी, और फिर बहुत तेज़ी से ढोल बजाए जाते थे जिसके आवाज़ में उस महिला की चीखें दब जाएं। और अगर वो वहाँ से उठने की कोशिश करती थी तो लोग उसे डंडे से मारते थे कि वो वहाँ से हट न सके। तो मतलब बहुत बुरी प्रथा थी, ये बहुत बुरी प्रथा थी। तो अंग्रेज़ों ने इसे समाप्त किया, इसके लिए तो खैर ये अच्छा काम किया उन्होंने। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब हम देख लेते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य की कहानी देख लेते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। नृत्य भी बहुत फेमस था तब। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, तो कथा शब्द से निकला है कथक, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक क्या थी? जाति थी। कहाँ की? उत्तर भारत की एक जाति थी। ये मंदिरों में कथा सुनाते थे, कहानी सुनाते थे। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। तो कथक क्या है? बेसिकली कथक एक नृत्य है जो कथक लोग किया करते थे, उनका नाम ही कथक है। जो कथावाचक होते थे, कहानियाँ सुनाते थे, तो वो संगीत और नृत्य के माध्यम से, अपने मतलब हाव भाव के माध्यम से उस कहानी का वर्णन करते थे, बताते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। तो जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई 15वीं से 16वीं शताब्दी के समय, जब भक्ति आंदोलन का प्रसार होने लगा, तो कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगी। अब ये जो कथक लोग हुआ करते थे, जो कथावाचक थे, जो कहानी सुनाते थे, कहानियाँ कहते थे और कथाएं बाजते थे, ये नृत्य का रूप लेने लगा। और राधा कृष्ण का जो पौराणिक आख्यान था, जो राधा कृष्ण के बारे में पुरानी कहानियाँ थी, उन्हीं को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करने लगे, जिसको रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। ये देखिए नृत्य की कथा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं। हमें मैप देखना है, थोड़ा मैप देख लेते हैं। वह क्षेत्र जिनकी हम अध्याय में चर्चा की गई है, तो जो क्षेत्र के बारे में हम अभी अध्याय में अपने पढ़े हैं, वो सारे क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं मैप में एक सिंपल सा मैप है जहाँ पे हर क्षेत्र का नाम दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा MP, UP, छत्तीसगढ़, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, गोवा, तो ये सारे वो क्षेत्र हैं बेसिकली जिनके बारे में हमने देखा है। हम अभी राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे, राजस्थान रहा ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बेसिक मैप है, इसमें कुछ खास देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि मैप में कौन सी लोकेशन कहाँ होती है, तो पता ही होना चाहिए हमें। अब हम देख लेते हैं।
मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। तो जो मुगल बादशाह थे उन लोगों के शासनकाल में जो कथक होता था, नृत्य होता था, वो राज दरबार में ही उनके प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। तो आज के समय में जो कथक है, जो नृत्य है, वो जिस रूप में है वो रूप उन्होंने दरबार में ही लिया था। मतलब वो जो नृत्य है वो दरबार में तब से होता आ रहा है। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। तो ये सबसे ज़्यादा विकसित कब हुआ? ये हुआ नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में, मतलब एक अलग ही रूप में उभरा ये। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। तो ये जो नृत्य है ये सिर्फ राजघरानों तक ही नहीं सीमित रहा और ये ना ही सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहा, ये बहुत जगहों पे फैला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पंजाब बताया जा रहा है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो यहाँ आसपास में भी ये काफ़ी फैला। ये आप इमेज देख रहे हैं, इसमें नृत्य की कक्षा बताई जा रही है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का है ये चित्र है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। इसकी में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। तो बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी जिनको ब्रिटिशर्स ने पसंद नहीं किया, फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। फिर भी ये कहीं न कहीं था और कुछ लोगों के द्वारा इसे पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली, तो फिर 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मान्यता मिली। शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लेते हैं हम क्या है। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? मतलब उस रूप को, उस विषय को शास्त्रीय कहें जिसका विषय धार्मिक हो, मतलब जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसको हम शास्त्रीय नृत्य कहें? अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, या फिर इसलिए कि उसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है? तो जाहिर सी बात है कि अत्यधिक कौशल की आवश्यकता है तो प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उनमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, या फिर वो नियम कानून के अनुसार ही प्रदर्शित किया जाता है और उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो उसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि किस चीज़ को हम माने नृत्य। तो ये शास्त्रीय इसलिए है, ये यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि शास्त्रीय किस लिए माना जाए इसे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्यों का विशिष्ट लक्षण किसे बताया जाता है? यहाँ पे बताया जा रहा है, यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः ही सही नहीं होता है। पर फिर भी ये मतलब बताया तो जा रहा है श्रेष्ठता का सूचक, पर फिर भी ये हमेशा एक एक चीज़ सही नहीं होती है। अन्य नृत्य जिन्हें हम इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी,
मणिपुर की मणिपुरी। यहाँ पे कथक नृत्यांगनाएँ, एक दरबारी चित्र है ये कथक नृत्यांगनाएँ हैं जो कथक करती हैं दरबारों में। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी फिल्मों वगैरह में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे के चैप्टर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय।